Dear students, once again welcome in the another video of rotational dynamic. इसके पहले वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर जो रोटेशनल डायनामिक शुरू किया था उसमें हमने सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसको डिस्कस किया था और उसके एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे थे। अब यहाँ पे रोटेशनल डायनामिक इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे होगा, ये हाउ इट इज रिलेटेड टू द रोटेशनल मोशन, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को जो पढ़ा है उसमें हमने देखा है, हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो डिस्कस किए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। वैसे ही हमने रोटेशनल मोशन के लिए भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिखे थे, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे। तो वहाँ हमने इक्वेशंस लिखते समय जो कंसिडर किया था, काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिखते समय हम कंसिडर करते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने देखा था कि उन काइनेमेटिकल इक्वेशंस में जो टर्म्स एक दूसरे के एनालॉगस थी इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जैसे लीनियर वेलोसिटी वाज एनालॉगस टू रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इज एनालॉगस टू rotational acceleration, then these are the different angular linear displacement is analogous to angular displacement। तो इस तरह से दोनों टाइप के मोशंस में लीनियर मोशन से एनालॉगस टर्म्स हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में डिस्कस किए थे। ऐसे ही लास्ट ईयर 11th क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स प्ले करता है, सेम रोल इज प्लेड बाय द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इन रोटेशनल मोशन। मतलब फोर्स के एनालॉगस रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क। लीनियर मोमेंटम हम कहेंगे तो उसके एनालॉगस होगा एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स विच आर हैविंग द एनालॉजी इन लीनियर मोशन और लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन एंड एंगुलर मोशन। अब यहाँ पे एक चीज हम और रिकॉल करते हैं, हमको मालूम है कि अगर हमको किसी बॉडी को मूव करवाना है तो वो अपने आप मूव नहीं होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्मली मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली मूव होती रहेगी जब तक कि उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। तो ये चीज क्यों होती है, ये हम लोगों ने उसमें देखा था कि बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करने में अपोजिशन ऑफर करती है, और उसी अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए हमको एक्सटर्नली उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ से हमने ट्रांसलेशनल मोशन में एक टर्म डिफाइन की थी, दैट इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। और ये इनर्शिया जो होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे। जितनी हेवी बॉडी होगी उतना उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट इट इज हैविंग मोर इनर्शिया। तो उसके इसका मतलब है लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं, और वो किससे रिलेटेड है, मास ऑफ द बॉडी से रिलेटेड। उसी तरीके से अब रोटेशनल मोशन इज ऑल्सो मोशन, तो उसमें भी उस रोटेशनल मोशन में बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए जो अपोजिशन ऑफर करेगी, वो अपोजिशन उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। वो क्या होगा हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये किन टर्म्स पर डिपेंड करता है, बॉडी की किन टर्म्स पर डिपेंड करता है, इन सब सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स हियर this moment of inertia, it is analogous to the mass in the translational motion। okay? तो अब ये क्या होता है, कैसे होगा, ये चीज हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल जो कि मैंने 11th क्लास में भी तुम लोगों को बताया था कि अगर हमको डोर ओपन करना है, इट इज फिक्स टू द हिंज, और अगर हमको उसको ओपन या क्लोज करना है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब डोर जो है अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए अपोजिशन ऑफर करेगा, तो उसको हमको रोटेट करना है, हिंज से फिक्स्ड है, उसको अगर हमको रोटेट करना है हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डोर पे, उसमें
रोटेशन कितना प्रोड्यूस होगा, उस फोर्स अप्लाई करने से उसमें इफेक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल इफेक्ट, ये दो टर्म्स पे, दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो फोर्स अप्लाई, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज हम कितने डिस्टेंस पे उसकी हिंज से, उसकी फिक्स्ड एंड से हम उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उतना डोर पे जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना हमको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और वही चीज अगर हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की जो पोजीशन अगर चेंज करते जाते हैं, हम हिंज की तरफ अगर जाते हैं, मतलब हिंज से उसका डिस्टेंस जो है वो कम होते जा रहा है, तो इसके लिए उतना ही सेम रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए अब हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वो जो डोर है अपनी रोटेशनल मोशन के लिए अपोजिशन ऑफर कर रहा है, और वो अपोजिशन के लिए हमको दो क्वांटिटीज, वो अपोजिशन जो है दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब उसकी उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए कितना फोर्स लगेगा। दूसरी चीज कि वो उसके फिक्स्ड एंड से, उसके हिंज से कितने डिस्टेंस पे अप्लाई होता है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं टॉर्क। इफ यू रिमेंबर, हमने इसको कहा था टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ आर्म। So torque is moment of force, it is R cross F. If you remember this, we have discussed in the 11th class. So torque is the turning effect produced by this force, which depends on this is the moment on arm or the perpendicular distance from the fixed axis or axis of rotation. ओके तो ये जो रिलेशन है, मतलब यहाँ पे हमको रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। टॉर्क इज एनालोगस टू फोर्स इन द लीनियर मोशन। तो यहाँ पे ये जो टर्निंग इफेक्ट, मतलब रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए जो बॉडी अपोजिशन ऑफर करती है, दैट अपोजिशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। उसी तरीके से होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो इनर्शिया रोटेशनल मोशन में आता है उसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका रिलेशन क्या होता है, वो उस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने, हमको मालूम है लीनियर इक्वेशन, लीनियर मोशन जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ mv²। उसी तरीके से फोर्स का इक्वेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो टर्म्स है, इन दो इक्वेशन से हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द बॉडी, मतलब उस पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मास कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सेकेंडली फोर्स में भी फिर से मास टर्म आ गया है। अगर बॉडी सेम, दो अलग अलग बॉडीज हैं, डिफरेंट मासेस की हैं, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी को फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंट, मास या ऐसी टर्म से रिलेट करती है जिसपे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो हम उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे। विल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एग्जैक्ट रिलेशन और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। सो फॉर दैट वी विल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से विल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Okay, so rotational kinetic energy. Now for that we consider here the body. It is a rigid body. Now what is the meaning of rigid body? Rigid body उसको कहते हैं जिसमें, इसमें न्यूमरस पार्टिकल्स होंगे, इस बॉडी में न्यूमरस पार्टिकल्स होंगे। इन हर पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर फिक्स्ड रहती है, तो उस समय हम उस बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल स्टोन के अंदर के पार्टिकल्स के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन फिक्स होती है, तो हम उसको कहेंगे रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, एंड रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। वी आर जस्ट कंसीडरिंग हियर कि सपोज दिस इज द बॉडी, रिजिड बॉडी, इसमें से एक एक्सिस पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उस एक्सिस के अबाउट सपोज ये रिजिड बॉडी जो है ये रोटेट हो रही है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, passing through it. Now here we consider the number of particles in it. This is the center. Here this is the first particle m1. Here this is the second particle m2. This is the third particle m3. Suppose this is the nth particle
आई से मास ऑफ द nth पार्टिकल एज mn। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इसमें n पार्टिकल्स, तो वी आर कंसिडरिंग अ रिजिड बॉडी विच इज कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो रोटेशनल का ये बॉडी जब रोटेट होगी ना, इट इज रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। पूरी बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ में ओमेगा इस यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ में रोटेट हो रही है, एक्सिस से इस तरह से वो रोटेट हो रही है। अब जब ये बॉडी रोटेट होगी अबाउट दैट एक्सिस, उस समय इसके डिफरेंट पार्टिकल्स उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी रोटेट होती है तो उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल उस एक्सिस के अबाउट, जैसे अगर हम ये पार्टिकल कंसीडर करें m1, तो इस एक्सिस के अबाउट मतलब इसका सेंटर ऑफ सर्कल होगा इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। इसकी रेडियस हो गई जो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो जाएगा r1। हमने इसको इंडिकेट किया है विद स्मॉल r1। देन सेकेंड पार्टिकल, अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूव होगा तो सर्कुलर मोशन होगा। हम nth पार्टिकल का कंसीडर करते हैं। nth पार्टिकल का जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी बॉडी, तो nth पार्टिकल भी उस बॉडी के अंदर, जैसे सपोज यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं दिस इज अ पार्टिकल, तो इस तरह से जब रोटेट हो रही है तो दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स जो हैं उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, वो सर्कल के अलोंग मूव होंगे। अब सर्कल के अलोंग मूव हो रहे हैं तो उनमें लीनियर स्पीड होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट एट ईच एंड एवरी पोजीशन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो अब इन सारे पार्टिकल्स में लीनियर वेलोसिटी है, तो इसलिए उनमें लीनियर, या हम कहेंगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस रिलेशन के हिसाब से ये सारे पार्टिकल्स जो है अलग अलग, हर एक पार्टिकल m1 पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, m2 पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, mn पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी vn, लीनियर वेलोसिटी। ओके, दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद दिस लीनियर वेलोसिटीज। तो यहाँ ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये होती है सम ऑफ द काइनेटिक लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये होता है, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल के लिए। फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर। ओके, देन सेकेंड पार्टिकल के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। हमने कंसीडर किया है कि इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो इट इज हाफ mn vn square. Okay, this is the sum of the kinetic energy of individual particle which are performing circular motion about the given axis about which the body is performing rotational motion with uniform angular speed. अब ये बॉडी की एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली सारे पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगी। तो इसीलिए सबका हमने देखा था सर्कुलर मोशन में रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए एंगुलर स्पीड होगी, लीनियर स्पीड का रिलेशन होगा v1 is equal to r1 omega. What is the r1? It is the distance of the particle, perpendicular distance of the particle from the axis of rotation. So फर्स्ट लीनियर स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल r1 ओमेगा। सेकेंड के लिए हो जाएगा v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। सारे पार्टिकल्स बॉडी में ही हैं, उनकी एंगुलर स्पीड ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी r2 ओमेगा। देन nth पार्टिकल के लिए हो जाएगा vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। इस चीज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो व्हाट विल बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? Rotational kinetic energy of the body will be half
Now here m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square plus for nth particle half mn rn square omega square. ओके देन अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ कॉमन है सब में तो हमने आउटसाइड ले लिया है, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए r1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है सारे टर्म्स में, हम उसको भी बाहर ले लेंगे तो यहाँ हाफ m1 r1 स्क्वायर देन m2 r2 स्क्वायर डैश प्लस mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आउटसाइड. Okay, this is the rotational kinetic energy of the body about the given axis of rotation. Okay, and here the body is moving with the uniform angular speed. अब इस एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है ब्रैकेट टर्म m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn, हम इसकी जगह पे लिखते हैं, हमने n पार्टिकल्स के लिए लिया है, हम इसको समेशन वी कैन राइट इट एज I can write half omega square. This is summation of mi ri square where value of I varies from 1 to n. यहाँ पे mi ri square जो है इसका summation हो रहा है mass of the I particle into square of distance from the axis of rotation और I की value vary कर रही है from first particle to n particle. ये जो एक्सप्रेशन है इस इक्वेशन में दिस रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. सो आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर और इसको हम इंडिकेट करते हैं विथ आई और आई कैन जस्ट राइट इट एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, that means I, moment of inertia of the body, it is equal to mr square. Okay, this is the actual expression for moment of inertia of the body, mr square. Now ये इस एक्सप्रेशन को अगर हम काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यू कैन सी जो रोल यहाँ लीनियर स्पीड का है वो रोल यहाँ एंगुलर स्पीड प्ले कर रही है, half is a constant, and जो रोल यहाँ मास प्ले कर रहा है इन द लीनियर मोशन that is being played by the moment of inertia of the body. So from here we can have the physical significance of this moment of inertia. It is nothing but the opposition offered by the body to produce the rotational motion. Okay, that is known as, actually due to this moment of inertia the body offers opposition to the rotational motion. This is analogous, I is analogous to mass in the linear motion. Moment of inertia is analogous to mass in the linear motion. Okay, तो अब यहाँ पे this is the relation, therefore I is equal to mr square. This हमने n पार्टिकल के लिए लिया इसलिए summation of mi ri square. अब अगर हम कंसिडर करें body is having the uniform distribution of mass, जिसको हम कहेंगे homogeneous body. होमोजीनियस बॉडी मतलब क्या होता है कि जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होता है. थ्रू आउट अगर हम लेते हैं तो उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट. उस केस में मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी पार्ट, अगर उस बॉडी का थोड़ा सा भी पार्ट कंसिडर करेंगे तो उस पार्ट में उस पार्ट का मास जो है वो कांस्टेंट सेम रहेगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा सेम होगा. ऐसे समय हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन यहाँ जो हमने समेशन दिया है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर. dm r स्क्वायर का मतलब है जब होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है तो उस समय हम उस बॉडी का टोटल मास कंसीडर करते समय, m जो हमने कहा है टोटल मास ऑफ द बॉडी, उस टोटल मास को कंसीडर करते समय उस थोड़ी थोड़ी मास का यूनिफॉर्म समेशन कर सकते हैं. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द समेशन. ओके, लेकिन कैसे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में. तो जब होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा बॉडी का तो उस समय हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दैट मासेस, समेशन ऑफ ऑल दैट मासेस व्हिच इज होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन. होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो दैट इनटू r स्क्वायर. ओके, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेबल मास.
जब होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का इन अ बॉडी, तो उस समय हम कहेंगे उसको इंटीग्रेबल मास। उसका हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ रिंग। ओके, दिस इज अ रिंग। रिंग में कैसे होगा, इट इज अ यूनिफॉर्म रिंग, इट इज टू डायमेंशनल, इट इज हैविंग टू डायमेंशंस। यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस और इसकी पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हम ऊपर लेते हैं, तो टू डायमेंशनल फिगर। अब ये यूनिफॉर्म रिंग जो है, ये जो मैं शो कर रही हूँ ये भी थोड़ा सा हल्का मोटा है, इसको अगर एक पतला सा तार भी अगर लेते हैं रिंग के फॉर्म में, तो उस समय उसका सारा मास जो है, उस रिंग का सारा मास जो है, it is distributed along the circumference of the ring and it is uniformly distributed. You can see it is uniformly distributed along the circumference of the ring. तो हम इसको कहेंगे homogeneous distribution of mass. अब ये रिंग जो है ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो रोटेशनल मोशन मतलब इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, इसके ये जो पार्टिकल्स हैं, जब ये रिंग रोटेट हो रही है, रोटेट here something like this is the axis of rotation, इस axis के about it is rotating like this, isn't it? तो इसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं about this axis. Now this is the axis of rotation, this is the axis of disk which is perpendicular to the plane of the disk. Now here इसमें homogeneous distribution of mass है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द सर्कमफेरेंस, तो इसमें होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो इस समय हम अगर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए अगर हम लेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm, इसमें सारे जो भी हम छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर मास के कंसीडर करते हैं तो वो कहाँ पे है, अलोंग द सर्कमफेरेंस, और उन सारों का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, which is the radius of the disk. Suppose I say it is capital R. So here integration of dm into capital R square, or integration of dm is nothing but summation of masses. So it is mr square. So for the homogeneous disk, homogeneous ring where the mass is uniformly distributed, homogeneous thin ring, जिस बहुत ही पतला सा थिन रिंग है, तो उस समय उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो और उन सारे मासेस का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r which is the radius of the disk. So according to this formula this will be equal to, I can write it as suffix ring for homogeneous ring. So moment of inertia of the homogeneous ring, I can say, I can draw the figure here. This is something like this. This is the axis of rotation, okay, and here this is the radius. For each and every position the radius will be constant, capital R, and we have considered m is the mass of the whole mass of the ring. okay, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर हमने कंसीडर किए, सारों का इंटीग्रेशन करके अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, तो दिस बिकम्स द टोटल मास ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे अबाउट दिस एक्सिस the moment of inertia, axis perpendicular to the plane of the ring and passing through the center, इसको हम कहते हैं axis of the ring। तो इसके लिए इसके हिसाब से फॉर्मूला हो जाता है, for the ring it is mr square. okay, so this is for the homogeneous distribution of mass, therefore the mass is integrable mass. okay, this is the first example. Second example we'll consider of the disk. Now this is the disk. okay, अब ये जो डिस्क है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होगा लाइक दिस, here this is the disk. okay, ये जो डिस्क है यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ओके, ये यहाँ इसकी एक्सिस होगी पासिंग थ्रू द सेंटर। तो अब इस एक्सिस में इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो इसमें हम सरफेस डेंसिटी कंसीडर करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब हमको इसको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमको उसका उसका इंटीग्रेबल मास पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेबल मास के लिए
हम कंसिडर करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर, और इसमें हम इसकी सरफेस डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सरफेस डेंसिटी को हम इंडिकेट करेंगे सिग्मा, और वो होता है मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क। ओके तो अब यहाँ पे इस डिस्क के लिए हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क। अब इसमें हमको इंटीग्रेबल मास पहले कंसिडर करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्क को पतली पतली थिन रिंग्स में डिवाइड कर देंगे, जिनकी रेडियस वैरी करेगी फ्रॉम रेडियस ऑफ द ईच रिंग, इट विल वैरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ से इनका अलग अलग हम इस पूरी डिस्क को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे रिंग्स में, ठीक है। तो छोटी छोटी रिंग, ऐसे ही हम एक रिंग कंसीडर करते हैं यहाँ पे, दिस इज द रिंग, थिन रिंग। इस थिन रिंग का रेडियस हम कंसीडर करते हैं, दिस रेडियस इज सपोज स्मॉल r। एक्चुअली इस रिंग, जैसे हम इस पूरी डिस्क को जब डिवाइड करेंगे इस तरह से छोटी छोटी रिंग में, जिसमें हर एक का मास होगा dm, इट इज कांस्टेंट। तो ऐसे रिंग्स में उनके उन सारी रिंग्स का पहले सबसे छोटी रिंग 0 रेडियस, फिर थोड़ी सी बड़ी रिंग, उसका रेडियस थोड़ा बढ़ जाएगा, और थोड़ी बड़ी रिंग, मतलब रेडियस विल इंक्रीज। और कहाँ तक बढ़ सकती है रेडियस, इट विल इंक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम रेडियस। तो यहाँ पे ऐसे थिन रिंग्स में पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसको, जिनकी रेडियस इंक्रीज होती जा रही है फ्रॉम 0 टू R। तो ऐसी ही सारी रिंग्स में से हम एक रिंग कंसिडर करते हैं जिसका मास है dm, जो कि इट इज अ थिन रिंग, तो पूरा मास उसके सरकमफरेंस पे डिवाइड पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, और इसका रेडियस है स्मॉल r। ओके और इसका थिकनेस हम कंसिडर करते हैं, द थिकनेस ऑफ द रिंग, one such ring as we have considered, this is one such ring। तो इसका thickness जो है, इसको कहते हैं thickness, it is nothing but the dr, small dr। ओके और ये जो स्मॉल dr है ये बहुत छोटा होगा, मतलब हम अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से इस रिंग का थिकनेस अगर मेजर करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट से भी छोटा होगा, ठीक है। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट उठा 0.001 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर। तो उससे भी कम, अगर हम उससे मेजरमेंट थिकनेस का करते हैं तो 0.01 से भी स्मॉलर उस रिंग का थिकनेस होगा। तो ऐसे समय हम उसका सारा मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो इस समय अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस पूरे डिस्क के लिए हो जाएगा टोटल मास, सरफेस डेंसिटी, दिस इज द सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी इसको कहते हैं मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया इस पूरे रिंग का हो जाएगा, सपोज हम मास ऑफ द रिंग कैपिटल M कंसीडर करते हैं और उसका रेडियस एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। फॉर दिस डिस्क, फॉर द होल डिस्क इट विल बी M अपॉन पाई R स्क्वायर, वेयर M इज द टोटल मास ऑफ द डिस्क। ओके अब ऐसे डिस्क की एक छोटी रिंग कंसीडर की जिसका मास dm है, तो dm मास कितना होगा, अगेन फॉर दिस स्मॉल रिंग हमने एक जो छोटी रिंग कंसिडर की है उस रिंग के लिए हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू मास ऑफ द रिंग small dm divided by pi, what will be the area of the ring। now area of this small ring it will be equal to the circumference into thickness। okay this is for ring। okay so it will be sigma is equal to dm into 2 pi r into dr। what is r? r is the radius of one such ring जो हमने कंसिडर की है, एंड व्हाट इज dr? इट इज द थिकनेस ऑफ वन सच रिंग, दैट रिंग। तो ऐसी थिकनेस में हमने इस पूरे डिस्क को डिवाइड किया हुआ है, तो दिस इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस रिंग। ओके तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर दिस रिंग सिग्मा इज इक्वल टू dm अपॉन 2 pi r into dr, and from here we can write dm is equal to, here it is sigma 2 pi r into dr।
व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, वी फाइंड इट आउट। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेबल मास में, ये यूनिफॉर्म डिस्क होमोजेनियस डिस्क है, हमने उसको क्या किया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मास का, तो हमने इंटीग्रेबल मास में उसको डिवाइड किया। तो हमने क्या किया, उस डिस्क को छोटी छोटी थिन रिंग्स में डिवाइड कर दिया है। उन थिन रिंग्स की रेडियस जो है, जैसे लाइक सपोज हियर, यहाँ से ये 0 से लेकर ऐसे ऐसे रेडियस बढ़ती जा रही है, मतलब छोटी छोटी रिंग्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो हर एक की रेडियस जो है ये बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी, अप टू रेडियस ऑफ द डिस्क इटसेल्फ। ठीक है, फाइनल जो रिंग होगी, सबसे बड़ी वाली रिंग जो होगी, फाइनल रिंग, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, इट विल बी कैपिटल आर। ओके, तो ऐसी सारी डिस्क में, रिंग में से हमने एक छोटी रिंग, एक बीच की रिंग कंसीडर की है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, उस रिंग का अब मास कितना होगा, दैट मास dm विल बी इक्वल टू, as we have obtained from the definition of surface density, it is mass per unit area. तो mass of the ring it is dm, and what will be area of that small ring, it will be circumference 2 pi r of the ring into the thickness of the ring. Got it? So from here dm, mass of the ring, will be equal to sigma 2 pi r into dr. Now what will be therefore moment of inertia of the ring, moment of inertia of ring, it will be equal to, now as we have seen earlier, here it is mr square, so m is dm and r square means radius of the ring itself, so it is sigma 2 pi r dr into r square, isn't it? This is for the ring. अब what will be moment of inertia of whole disc, moment of inertia of the disc, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब यहाँ पे होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो हम इसको इंटीग्रेबल मास बोला है हमने, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क फाइंड आउट करने के लिए। सो इट इज आई ऑफ डिस्क, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। Okay, so here it is, I of disk will be integration of sigma 2 pi r. Now here r and r square, I can write it as r cube into dr. Okay, अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, इट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ सिग्मा की जगह पे हम उस डिस्क का पूरा फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम सरफेस डेंसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इट विल बी m अपॉन पाई r स्क्वायर, नाउ दिस इज कांस्टेंट सो आई कैन टेक इट आउट इनटू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब dr. So here we'll integrate this. अब यहाँ पे ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और r क्यूब का इंटीग्रेशन होगा r रेज़ टू 4। अब इसका लिमिट, इस रेडियस का लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहे हैं, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब r रेज़ टू 4 अपॉन 4 और लिमिट कहां तक वैरी कर रहे हैं, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. ओके, अब हम इस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर, यहाँ पे लोअर लिमिट तो 0 ही है, देन अपर लिमिट इट विल बी r रेज़ टू 4 अपॉन 4. नाउ हियर विल सिंप्लीफाई दिस विल गेट कैंसिल, इट विल बी r स्क्वायर नाउ and this will be 2 1s are 2, 2 2s are 4. So here it is half capital M R square. This is the expression for moment of inertia of the disk. ओके, और ये चीज हम कैसे फाइंड आउट कर सके, क्यों फाइंड आउट कर सके, हम इसको इंटीग्रेट क्यों कर सके, क्योंकि हमने कंसिडर किया था देयर इज द होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. सो होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ऐसे बॉडीज, ऐसी अगर कोई भी बॉडीज होती है लाइक स्पीयर है, रॉड है, इन सारी बॉडीज में जिनमें होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो वहां पे हम इंटीग्रेबल मास कंसिडर कर सकते हैं, मतलब
उस बॉडी को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल मासेस में डिवाइड करके उन सारे मासेस को इंटीग्रेट करके हम उसका टोटल मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हम कहेंगे इंटीग्रेबल मास। और इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन अप्लाई करके I इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेबल मास लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लास्ट में टेबल दिया है डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो जिसमें हम किस तरह से पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का एप्लीकेशन अप्लाई करके हम लोग अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट पार्ट।